पिछले लेक्चर में अपन ने एक शिक्षण संस्था का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन क्लब का अंकेक्षण करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑडिट ऑफ क्लब। क्लब क्या होते हैं? क्लब एक ऐसी संस्था होती है जिसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों का मनोरंजन करना, उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना होता है। क्लब का संचालन करने के लिए सदस्यों द्वारा नियम, उपनियम आदि बनाए जाते हैं और इन सदस्यों के द्वारा ही क्लब की प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जो प्रबंध समिति उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर्गत क्लब का प्रबंध करती है। क्लब की आय के प्रमुख स्रोत प्रवेश शुल्क, चंदा, सहायता, अनुदान, विनियोगों से आय, किराए से आय तथा अन्य कोई बिक्री हो तो उससे आय प्रमुख आय के साधनों में शामिल की जाती है। क्लब कई प्रकार के होते हैं, इसलिए एक अंकेक्षक कोई एक सेट अंकेक्षण कार्यक्रम बनाकर उसका अंकेक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्लब की प्रकृति होती है उसके हिसाब से अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है और फिर उसका अंकेक्षण किया जाता है। परंतु सामान्यतया एक क्लब का अंकेक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या एक अंकेक्षक को क्लब का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्लब का संविधान एवं नियमावली। क्लब का अंकेक्षण करते समय ऑडिटर को सर्वप्रथम क्लब के संविधान और नियमावली का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्लब के उद्देश्य क्या क्या हैं और क्या क्या नियम उपनियम बनाए गए हैं। उन उपनियमों के हिसाब से खाते बनाए गए हैं या नहीं, क्लब के पदाधिकारी कौन कौन होंगे, उनके पारस्परिक क्या क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, इन सब की जानकारी संविधान और नियम और उपनियम के आधार पर मिलती है। यहाँ तक कि जो क्लब के सदस्य बनेंगे, सदस्यता शुल्क इत्यादि का भी उसमें विवरण रहता है। उसके बाद दूसरी चीज वो देखेगा क्लब की सूक्ष्म पुस्तिका या क्लब की कार्यवाही विवरण पुस्तिका। जो भी क्लब की प्रबंध समिति की सभाएं होती है उनमें जो भी प्रस्ताव पास किए जाते हैं या प्रबंध समिति द्वारा क्लब के संचालन के लिए कोई नियम या उपनियम बनाए जाते हैं तो उनका अध्ययन करने के लिए अंकेक्षक को प्रबंध समिति के सभा के सूक्ष्म को भी देखना चाहिए और इसके अलावा सदस्यों की साधारण सभा के सूक्ष्म जो होते हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए ताकि कोई अंकेक्षण कार्य में गलती न हो सके। तीसरी चीज है लेखा प्रणाली तथा गत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन। अंकेक्षक को अंकेक्षण करने के लिए गत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी चाहिए होता है, क्योंकि गत वर्षों के आंकड़ों को ही चालू वर्ष में ओपनिंग बैलेंसेज के रूप में चेक करना होता है, तो वो सही है या नहीं उसके लिए उसको गत वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट
उसके अलावा गत वर्ष ऑडिटर ने जो जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनमें सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं वो लागू हुए हैं, इनकी जांच करने के लिए भी अंकेक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। साथ ही अंकेक्षक को जो भी लेखा पुस्तकें क्लब में मेंटेन हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि अपने स्टाफ में अंकेक्षण कार्य का विभाजन उचित तरीके से कर सके। चौथी चीज है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्लब में विद्यमान आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक है या नहीं, और उसकी जांच करके ये देखना होता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में यदि कोई कमी है तो ऐसी स्थिति में उसमें सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके बाद अंकेक्षक देखेगा कि क्लब में जो कर्मचारियों के स्वीकृत पद है उनके हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है या नहीं, तथा उनके द्वारा उचित तरीके से कार्य का संपादन किया जा रहा है या नहीं, और कार्य समय पर पूरा हो रहा है या नहीं। इसी तरह से अंकेक्षक को क्लब द्वारा मेंटेन संपत्तियों का रजिस्टर, संपत्तियों की सूची, विनियोगों के रजिस्टर तथा संपत्तियों के प्रयोग के संबंध में बनाए गए नियमों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और देखना चाहिए कि नियमानुसार उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, नहीं तो उसे अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थान देकर और उसके प्रयोग में हो रही गड़बड़ी को उजागर करना चाहिए। इसके अलावा अंकेक्षक को क्लब के सदस्यों की सूची प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें प्रदान की जाने वाली या उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का विवरण भी प्राप्त करना चाहिए ताकि उसके हिसाब से वो अंकेक्षण कार्य कर सके और देख सके कि जो नियम और उपनियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से सुविधाएं दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। उसे देखना चाहिए कि क्लब की कार्यकारिणी की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव आदि तथा निर्वाचन प्रणाली संतोषजनक है, उनके अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं उसके हिसाब से उनका संपादन हो रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक को क्लब के संविधान, नियमावली और महत्वपूर्ण मिनट्स की प्रतियां अपने पास संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित करवा कर ले लेनी चाहिए। इसके अलावा अब अपन ये देखेंगे कि जो भी क्लब की तकनीकी विशेषताएं हैं वो भी अंकेक्षक को अपनी जानकारी में ले लेनी चाहिए, जिसमें क्लब की आय के साधन कौन कौन से हैं, प्रमुख व्यय के साधन कौन कौन से हैं, क्लब की संपत्तियों और दायित्वों के स्वभाव क्या क्या हैं, इनकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अब अपन डिस्कस करेंगे कि क्लब की आय की जांच किस प्रकार से करनी चाहिए। एक क्लब की आय का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्लब की आय के स्रोत में क्या क्या शामिल है। प्रवेश शुल्क है, चंदा है, दान है, अनुदान है या विनियोगों की आय है, जो भी प्रत्येक के बारे में विस्तार से जांच करनी चाहिए ताकि कोई गबन
हो या कोई आय ऐसी हो जो वास्तव में पुस्तकों में ली जानी चाहिए और नहीं ली गई है, तो उसका सही लेखांकन करवाया जा सके। तो सबसे पहले आता है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क की जांच संबंधित प्रार्थना पत्र तथा सदस्यों को दी गई रसीदों के प्रतिपूर्ण से करनी चाहिए और देखना चाहिए कि प्रबंध समिति के सूक्ष्म पुस्तक में जो प्रवेश शुल्क निर्धारित है उसी हिसाब से प्रवेश शुल्क लिया गया है तथा उसका सदस्यों के रजिस्टर में लेखांकन कर दिया गया है और रोकड़ बही में भी उसका सही तरीके से लेखा कर दिया गया है। इसके बाद क्लब की आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन होता है चंदा। चंदे के संबंध में अंकेक्षक को सबसे पहले नियमावली देखनी चाहिए कि नियमावली में चंदे की रकम के बारे में क्या नियम बनाए गए हैं और जो चंदा प्राप्त होता है उसकी जांच संबंधित व्यक्ति को दी गई रसीदों के प्रतिपूर्ण से करना चाहिए और सदस्यों के रजिस्टर में या चंदे का बनाया हुआ रजिस्टर उसमें उसका लेखांकन कर दिया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। यदि कोई चंदा करंट ईयर का बकाया है तो उसकी विस्तृत सूची क्लब के अधिकारियों से प्राप्त करनी चाहिए और उस सूची का उचित प्रमाणन करके और वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वास्तव में इन सदस्यों का चंदा आना भी बाकी है। जो चंदा बकाया होता है करंट ईयर से संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित, तो उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। तो ऐसा तो कोई बकाया चंदा नहीं है जो गत वर्ष में बकाया था और इस बार प्राप्त हुआ है और कुछ अभी भी प्राप्त होना बाकी है गत वर्ष का, तो उनको अलग अलग दिखाना होता है कि गत वर्ष का बकाया चंदा इतना है, चालू वर्ष का इतना। और कोई ऐसा चंदा तो नहीं है जो गत वर्ष का था, बकाया प्राप्त होना बाकी था और वो इस साल प्राप्त हुआ, इसको इस वर्ष से चालू वर्ष की चंदे की आय मान लिया गया हो। इसलिए इसे ध्यान से जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई आगे के वर्ष का चंदा तो करंट ईयर में प्राप्त नहीं हो गया। यदि ऐसा हुआ है तो वो दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है, चालू वर्ष के चंदे की आय नहीं होती है। इसलिए सदस्य रजिस्टर में देखकर उसका उचित लेखांकन किया गया है या नहीं और सदस्य रजिस्टर में उसका उचित प्रदर्शन किया गया है या नहीं, उसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा क्लब की तीसरी सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत होती है दान और अनुदान। दान कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं से सामान्य रूप से भी प्राप्त हो सकता है और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी प्राप्त हो सकता है। सामान्य रूप से प्राप्त हुए दान का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है और उसका प्रयोग क्लब अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है, परंतु विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त हुए दान का लेखांकन पूंजीगत प्राप्तियों के हिसाब से किया जाता है तथा उसका उपयोग भी उन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में ही किया जा सकता है। तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कहीं विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान का उपयोग सामान्य संचालन कार्यों में तो नहीं कर लिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए दान प्राप्त हुआ है उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उसका उपयोग किया गया है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं हो तो उसे अपनी रिपोर्ट में इसका वर्णन करना चाहिए। दान जो भी प्राप्त होता है उसके लिए संबंधित पार्टी को रसीद दी जाती है, तो उसके प्रतिपूर्ण से रोकड़ पुस्तिका में या बैंक पासबुक में हुई एंट्रियों का मिलान करके प्रमाणन करना चाहिए। और यदि कोई अनुदान भी प्राप्त हुआ है सरकार से तो उसके लिए भी जांच करनी चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, उसका प्रॉपर लेखांकन हुआ है या नहीं। इसी तरह से क्लब की आय का अगला मुख्य स्रोत होता है विनियोगों से आय। क्लब के पास जो भी बचत होती है उसको वो प्रतिभूतियों में विनियोग करता है। तो इसके लिए अंकेक्षक को खरीदी गई प्रतिभूतियों की जांच करने के लिए विनियोग रजिस्टर की जांच करनी चाहिए कि
कौन कौन सी प्रतिभूतियां क्लब के पास विद्यमान हैं उसकी एक सूची भी, विद्यमान प्रतिभूतियों की एक लिस्ट बनवाकर प्रमाणित करवाकर अंकेक्षक को ले लेनी चाहिए। इसके साथ साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि जो भी प्रतिभूतियां खरीदी हुई उन पर ब्याज निर्धारित दर से प्राप्त हो रहा है या नहीं। जो प्राप्त हो गया उसका लेखांकन हो गया तथा जो इसका ब्याज या लाभांश अभी प्राप्त होना बकाया है उसके लिए बकाया ब्याज का उचित तरीके से लेखांकन कर दिया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसी तरह से जो ब्याज है, लाभांश है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से क्रेडिट होते हैं, परंतु यदि कोई ब्याज या लाभांश अधिपत्र प्राप्त करें तो उससे भी उनका मिलान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किराए के संबंध में भी एक क्लब को आय प्राप्त हो सकती है। क्लब की जो भी संपत्तियां हैं वो किराए पर दी जाती है तो उससे प्राप्त किराए की राशि का प्रमाणन उचित प्रमाणकों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी तरह क्लब का कोई पुराना सामान है या अखबार की रद्दी है वो बेची जाती है तो उससे भी पैसे प्राप्त होते हैं, तो उसमें गबन न हो इसके लिए उनकी नीलामी या बिक्री की प्रक्रिया है उसकी जांच करनी चाहिए, उसमें कोई कमी तो नहीं है। और पुराना सामान इत्यादि की बिक्री की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके देखना चाहिए कि उसका सही तरीके से लेखांकन कर दिया गया है या नहीं। क्योंकि क्लब के भवन है, फर्नीचर है, वो भी किराए पर दिए जा सकते हैं, तो उस संबंध में किराए पर देने का अधिकार होना चाहिए। उसके लिए सूक्ष्म रजिस्टर देखा जा सकता है, रसीदें देखी जा सकती है। और कई बार क्लब में चाय है, खाने पीने की चीज़ें हैं, शराब वगैरह है, उनकी भी बिक्री इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की विस्तार से जांच करनी चाहिए। देखना चाहिए कि जो भी इन कंज्यूमेबल आइटम्स की सेवा सदस्यों को प्रदान की जाती है उनकी बिक्री से जो आय हो रही है वो सही तरीके से लेखांकित की गई है या नहीं, तथा उसका स्टॉक का भी सही लेखा रखा जाता है या नहीं, तथा स्टॉक का मूल्यांकन भी सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसको आवश्यकता हो अंकेक्षक को तो इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ की सुविधा भी वो ले सकता है, उसकी सेवा भी प्राप्त कर सकता है। ये सभी हुई एक क्लब की आय के संबंध में जांच प्रक्रिया। इसी तरह से एक क्लब की जो व्यय हैं उनकी भी जांच अंकेक्षक को ध्यान से करनी चाहिए। क्लब के व्ययों में मुख्य रूप से संस्थागत या संस्थापन व्यय, पूंजीगत व्यय, आगमगत व्यय, वेतन मजदूरी के व्यय, भविष्य निधि आदि के खर्चे मुख्य रूप से होते हैं। तो सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि जो भी खर्चे हो रहे हैं उनका पूंजी और आगम में सही तरीके से विभाजन हुआ है या नहीं, तथा इन व्ययों को व्यय करने का अधिकार जिस अधिकारी के पास है उसकी अधिकृति विद्यमान है या नहीं। क्योंकि संस्थापन व्ययों में मुद्रण है, स्टेशनरी है, बिजली है, डाक व्यय है, छपाई का काम है, टेलीफोन है, मरम्मत है, नवीनीकरण है, वेतन आदि के खर्चे हैं, उनका उचित प्रमाणक होना चाहिए, उनका अधिकृति होनी चाहिए, मतलब उचित अधिकारी के द्वारा वो वेरीफाई होने चाहिए। उन्हें देखकर ही प्रमाणकों का प्रमाणन किया जाता है। और यदि जिस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में वो कार्य नहीं है, एक लिमिट से अधिक का खर्चा है, तो संबंधित जो अधिकारी उसके लिए अधिकृत है उसकी अनुमति ली गई है, उसके द्वारा वो अधिकृत है या नहीं, इसकी जांच करना आवश्यक है।
यह भी देखना होता है कि खर्चों को आयगत और पूंजीगत में सही तरीके से विभाजित किया गया है या नहीं, क्योंकि जिस खर्चे की उपयोगिता 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होती है वो पूंजीगत नेचर का होता है, जिसकी 1 साल के अंदर ही उपयोगिता होती है वो आयगत नेचर का होता है। खर्चा चाहे आयगत नेचर का हो या पूंजीगत। यदि कोई ऐसा सामान प्राप्त हुआ है जो कंज्यूमेबल है तो कंज्यूमेबल आर्टिकल्स का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और उसकी प्रविष्टि उचित तरीके से होने के बाद ही वो उस बिल का भुगतान होना चाहिए। यदि कोई संपत्ति या परमानेंट आर्टिकल है तो उसकी भी परमानेंट स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होने के पश्चात ही उसका भुगतान किया गया है नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यदि स्टॉक में प्रविष्टि नहीं होती है तो गबन की संभावनाएं बढ़ जाती है, मिसयूज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा वेतन और मजदूरी का प्रमाणन करते समय उसे ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित जो भी उपस्थिति पत्रक है उसमें कर्मचारियों की उपस्थिति बराबर विद्यमान है या नहीं, तथा उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो छुट्टियां ली गई है वो उचित अधिकारी के द्वारा सैंक्शन है या नहीं, और वेतन वृद्धि इत्यादि की भी संबंधित आदेशों से जांच करनी चाहिए। उसे वेतन का अंकेक्षण करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य निधि यदि क्लब पे लागू होती है भविष्य निधि अधिनियम, तो भविष्य निधि की राशि उचित दर से कटौती की गई है या नहीं। यदि आयकर की राशि काटने की आवश्यकता हो तो उसकी भी कटौती की गई है या नहीं, तथा भविष्य निधि और आयकर की राशि को संबंधित सरकारी खातों में समय पर जमा करवाया गया है नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जो विशेष उद्देश्य के लिए दान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, तो ऐसे व्ययों का अंकेक्षण करते समय उसे प्राप्त दान से संबंधित पत्र व्यवहार की भी जांच करनी चाहिए और उसके संबंध में सही लेखांकन हुआ है यानी इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि जो क्लब के संपत्तियां और दायित्व है उनका सत्यापन अंकेक्षक द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि क्लब में रोकड़, विनियोग और अन्य अस्थायी संपत्तियां विद्यमान होती है, तो इनका भौतिक सत्यापन करना भी अंकेक्षक के लिए आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया कि विनियोगों का यदि विनियोग फिजिकल फॉर्म में है तो भौतिक सत्यापन होता है, यदि डीमेट फॉर्म में है तो संबंधित जो भी ब्रोकर है उससे लेटेस्ट 31 मार्च जिस दिन लेखे बंद हो रहे हैं उस दिन का स्टॉक की पोजीशन मंगा लेनी चाहिए, खाते का बैलेंस मंगा लेना चाहिए जिसमें डिटेल आ जाती है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो पूंजी कोष बना हुआ है उसमें नियमानुसार बचत के साथ साथ जिन जिन आयों को पूंजी कोष में जमा किया जाना आवश्यक होता है उन्हें जमा किया गया है या नहीं। इस संबंध में कोष के संबंध में क्या नियम है, उसकी सही गणना है या नहीं, पूंजीगत प्राप्तियां इत्यादि उसमें जमा की गई है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। और विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुए दान का भी पर्याप्त सत्यापन करना चाहिए। इसके अलावा अंकेक्षक को स्थायी संपत्तियों पर लगाए गए हास इत्यादि के बारे में देखना चाहिए कि आयकर अधिनियम द्वारा स्वीकृत दरों से हास का लेखांकन करके उनका सही जो पुस्तक मूल्य है वो लेखांकित किया गया है या नहीं, तथा खेल सामग्री इत्यादि कोई है तो उसका भी सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। और देखना चाहिए कि खेल सामग्री कोई खरीदी जाती है, नष्ट होती है तो उसका प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर में अकाउंटिंग होने के पश्चात ही भुगतान होता है, तथा
यदि वो अपलिखित हो गई है तो उसे किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि चंदे का जो समायोजन हुआ है एक्रूड का या अनर्न का, वो पुस्तकों में लिया गया है या नहीं तथा चिट्ठे में दर्शाया गया है या नहीं। स्थायी सामग्री जो होती है, स्थायी संपत्ति है, उनका मूल्यांकन सही तरीके से हुआ है या नहीं तथा विनियोगों का मूल्यांकन बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है या नहीं, तो उसके लिए आवश्यक हो तो पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं। अस्थायी सामग्री है, कंज्यूमेबल जो भी स्टॉक है, उसका भी मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अंत में अंकेक्षक को लेखों, आय और वे संपत्ति दायित्व आदि के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और कोई भी अनियमितता हो तो उसकी जानकारी अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में देना आवश्यक है। ये आपके हो गया क्लब के खातों का अंकेक्षण एक ऑडिटर द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे होटल का अंकेक्षण।